एक रात जब मैं ऑफिस से घर लौट रही थी तो कुछ लड़के ने मुझे पकड़ लिया और एक घने जंगल में लेकर गए। वहाँ पर वह सभी मुझे बारी बारी नोचने लगे। वह लोग जानवरों की तरह मेरे बदन को काट रहे थे। तभी उन्हीं का एक साथी, जिसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया और दूर एक पत्थर पर बैठा सिर्फ हंसे जा रहा था। बहुत दिनों बाद वह आदमी मुझे बाजार में मिला और जैसे ही मेरी नज़र उस इंसान पर पड़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उसके तो मेरा नाम मुस्कान है। मेरी छोटी सी उम्र में ही मेरे पापा का देहांत हो गया। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। अपनी बीमार माँ को दवाइयाँ से लेकर घर पर 2 वक्त का भोजन बन पाए, इसलिए मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ा। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं सिर्फ 13 साल की ही थी। लोगों के घरों में बर्तन साफ करके मैं 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। मैं बस चौथी क्लास तक ही पढ़ पाई थी, क्योंकि पापा के जाने के बाद मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं आगे भी पढ़ पाती, और इसी वजह से मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला और मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने लगी। खैर, मुझे इसी काम में बहुत संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि मैं ईमानदारी का काम करती थी और ईमानदारी से 2 पैसे जुटाकर अपनी माँ का इलाज करवा रही थी और घर पर 2 वक्त का चूल्हा जल जाता था। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मेरी माँ काफ़ी बीमार रहती थी, जिसकी वजह से वह ना ज़्यादा चल पाती थी और ना ही कोई काम कर पाती थी। अक्सर वह मुझसे कहती थी कि इतनी छोटी उम्र में तुझे घर की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ गई, और ये कहते कहते माँ रोने लग जाती थी। लेकिन मैं अपनी माँ को कहती थी कि जिस तरह घर का एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है और पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है, इसी तरह एक बेटी भी निभा सकती है। और आपकी भी तो मजबूरी है। आप कौन सा जानबूझकर पूरा दिन बिस्तर में पड़ी रहती हो, और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आप आराम किया करो और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं बस थोड़ा बहुत तो काम करती हूँ, जिससे हमारा गुजारा चल जाता है। मुझे यही काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही लोगों के घरों में काम करते हुए मेरे दिन गुजरने लगे और अब मैं 19 साल की हो गई थी। तभी एक दिन मेरे पापा के दोस्त राजीव अंकल मेरे घर आए। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि उनकी पत्नी यानी कि आंटी उन्हें मेरे यहाँ आने से मना करती थी, क्योंकि आंटी बहुत ही कंजूस थी। उन्हें ऐसा लगता था कि हम गरीब हैं और अगर वह लोग मेरे घर आ गए तो हम लोग उनसे कुछ पैसे मांग लेंगे, जिसके डर से आंटी अंकल को आने से मना करती थी। लेकिन आज अंकल आंटी को बिना बताए आ गए थे। वह कहने लगे कि मैं यही पास से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं आप लोगों से मिलता चलूं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, क्योंकि वह बहुत सालों बाद मेरे घर आए थे। फिर चाय नाश्ता करने के बाद अंकल ने कहा कि मुस्कान, तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम करना चाहोगी तो। अंकल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे काम का बोला था। तभी मेरे मुंह से इतना ही निकला कि अंकल, क्या इतने पैसे मिलेंगे कि हम लोग अच्छे से गुजारा कर पाएंगे। अंकल ने कहा, अच्छे से गुजारा नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे से गुजारा हो जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे और काम भी तुम्हारे लायक ही है। तभी मैंने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा कि अंकल, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैंने सुना है कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़्यादा पैसे वाला काम नहीं होता है। उन्हें तो बस लोगों के घर में झाड़ू पोछा ही करना पड़ता है। तभी अंकल कहने लगे कि यह काम तो पढ़े लिखे लोगों का ही है, लेकिन यह मेरे दोस्त की कंपनी है। कुछ दिन तुम्हें वहाँ जाकर काम सीखना पड़ेगा। जब तुम अच्छी तरह से सीख जाओगी तब तुम वहाँ पर काम करना शुरू कर देना। अंकल की बात सुनकर मुझे संतुष्टि और खुशी हुई, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि अगर मैं काम सीखने लग गई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि काम सीखने के चक्कर में तो लोगों के घरों में काम करने नहीं जा पाऊंगी, और नहीं जाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। अंकल ने शायद मेरे चेहरे की बात पढ़ ली थी। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि तुम तब तक इस पैसे से घर चलाना, जब तक तुम काम सीख नहीं जाती हो। मैंने कहा कि आंटी क्या कहेंगी, तो वह कहने लगे कि तुम उसे कुछ मत बताना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मेरे मन में अंकल का जो एहसान था वह भी उतारना ही था। मैंने उनसे पैसे तो ले लिए थे, लेकिन मैंने मन में सोच लिया था कि जब मेरा काम चल जाएगा, मैं कमाने लगूंगी और मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, तो मैं अंकल को यह सारे पैसे लौटा दूंगी। यही मेरी माँ ने भी मुझसे कहा था।
अब हम लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि मेरे इतने बड़े होने के बाद मुझे पहली बार कोई ऐसा काम मिल रहा था जिसे करके हम लोग भरपेट भोजन करने के साथ साथ कुछ पैसे भी बचा सकते हैं, जिससे कल को भी ज़रूरत पड़ती है तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दूसरे दिन अंकल मुझे उस कंपनी में लेकर गए। वह एक बहुत ही बड़ी कंपनी दिखाई दे रही थी। मैंने अंकल से कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ और आप मुझे इतनी बड़ी कंपनी में लेकर आ गए, क्या यहाँ पर मुझे काम मिल जाएगा? अंकल कहने लगे कि तू सब्र रख, सब कुछ सही होगा। और वैसे भी इस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त ही है, वह ज़रूर तुझे काम पर रख लेगा। अंदर जाकर एक हट्टे कट्टे और बड़ी बड़ी आंखों और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी के पास ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया गया। उसका डरावना चेहरा देखकर मेरे मन में डर बैठ गया कि पता नहीं मैं इसके साथ कैसे बात करूंगी। अंकल ने उस आदमी से कहा कि यह मेरे दोस्त की बेटी है और इसे यहाँ काम पर रख लो क्योंकि इसे काम की सख्त ज़रूरत है। तभी वह आदमी कहने लगा कि तुम्हारी बात को कभी टाली जा सकती है क्या? क्यों नहीं, मैं इसको काम पर ज़रूर रखूँगा। तभी उसने एक लड़की को आवाज़ लगाई। छोटे कपड़े में एक लड़की वहाँ आई और उस आदमी ने उससे कहा कि इसे सारा काम समझा दो। तभी वह लड़की मुझे एक कमरे में ले जाकर कुछ फाइलों को दिखाते हुए उस काम को समझाने लगी और मुझसे कहा कि अब से तुम्हें रोज़ यहाँ पर आना है, तभी तुम्हारे दिमाग में यह सब काम आ पाएगा। अब मैं हर रोज़ काम पर जाने लगी और धीरे धीरे मुझे काम भी समझ में आने लगा था। मेरा काम था कि जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे उनको फाइलें देना और थोड़ा बहुत कागजों का काम रहता था। इस काम के बदले मुझे महीने के 15,000 मिलने लगे, जिससे मेरी माँ की दवाइयाँ और घर का खर्च निकल जाता था और कुछ रुपए बच भी जाते थे जो आगे भविष्य के लिए मैं इकट्ठा करने लगी। अब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और अच्छे पैसे भी कमाई हो रही थी। कंपनी का मालिक बहुत अच्छा था, जिसे देखकर मुझे शुरुआत में मन में डर हुआ था। वह हर रोज़ कभी भी कोई काम में दिक्कत होती तो मुझे समझा देता था। ऐसे ही दिन निकलते गए। शुरू शुरू में जब मैं काम पर जाती थी तो कंपनी के सारे एम्प्लॉय मुझ पर बहुत हंसते थे क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे नहीं होते थे, घिसे पुराने और ऊपर से आउट ऑफ फैशन होते थे। लेकिन उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नई नई ड्रेस पहनकर जाती। लेकिन मुझे उनकी हंसी मजाक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। कुछ दिन तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में सब लोग मेरी सिचुएशन को समझ गए। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैं अच्छी तरह काम करने लगी और मेरे पास कुछ पैसे भी जमा हो गए। अब अंकल को भी वह पैसा लौटा दिया और उनका धन्यवाद करते हुए घर वापस आ गई। लेकिन कुछ दिनों से मुझे वहम होने लगा कि उस कंपनी के कुछ लड़के जो वहाँ पर काम करते थे वह मुझ पर गंदी नज़र रखने लगे। मैं जब भी उन्हें फ़ाइल वगैरह देने लगती तो फ़ाइल के बजाय वह लोग मेरा हाथ पकड़ लेते और मेरे सामने गंदी गंदी हरकतें और इशारे करने लग जाते। मैं उन्हें कुछ ना बोल पाती क्योंकि बड़ी मुश्किलों से तो मुझे इस कंपनी में काम मिला था और यहाँ ठहरे बड़े बड़े लोग, इनके सामने मेरी क्या औकात थी कि मैं अपनी ज़ुबान भी खोलती। मैं इन सब लोगों का अत्याचार चुपचाप सहती रही और यह तो अब उन लोगों का हर रोज़ का काम हो गया था, मुझ पर गंदी नज़र रखना, गंदे गंदे इशारे करना और गलत बातों से मुझे तंग करना। लेकिन शायद मेरी चुप्पी का उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया था। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कहा कि आज से काम बढ़ गया है, जिसकी वजह से कल से रात 11 बजे तक काम करना पड़ेगा और हाँ, इस काम का तुम्हें अलग से पैसे भी मिलेंगे। देर रात का नाम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे क्योंकि घर पर माँ की दवाई देनी और खाना देना मेरी ही जिम्मेदारी थी और जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर था, जिससे घर पहुँचने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते थे और रात के 10 बजे के बाद तो रिक्शे मिलने भी बंद हो जाते थे। मैं घर कैसे जाऊँगी? तभी मैंने इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह सब मुझे नहीं पता, सब लोग मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। खैर, मैंने दुखी मन से हाँ बोल दिया। दूसरे दिन माँ को यह सब बात बताते हुए सुबह में ही रात का खाना बनाकर उन्हें दे दिया और बोला कि माँ, खाना खाकर दवाई लेकर सो जाना, मुझे रात को देर हो जाएगी। यह बात माँ को भी अच्छी नहीं लगी थी। वह कहने लगी कि बेटा, तू अकेली लड़की इतनी रात को घर कैसे आएगी? तू कहती है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तभी मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, आप पूरा दिन और इतनी रात तक
वहाँ पर क्या करोगी? और वहाँ पर तो आराम करने के लिए भी कोई जगह नहीं है और ना ही घर के किसी सदस्य को साथ में ले जाने की अनुमति देते हैं। इसलिए आप घर पर ही आराम कीजिए, कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि जल्दी काम ख़त्म करके 9 बजे तक आ जाऊँ। फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई और वहाँ जाकर काम करने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मेरा मन तो घबराए जा रहा था कि पता नहीं मैं कैसे घर जाऊँगी और ऊपर से कंपनी में काम करने वाले लड़कों की गंदी नज़र मुझ पर ही थी। मुझे पक्का यकीन था कि इन लोगों के मन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन गरीबी के कारण मजबूर थी। अगर मैं कोई आवाज़ उठाती तो पता नहीं यह लोग क्या कर देते और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमार माँ कोई दुख झेले, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। मैंने सारा काम समेटा और अपना बैग लेकर कंपनी से बाहर निकल गई। सब ओर देखा तो कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कंपनी में काम करने वाली लड़कियां अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाने लगी। तो मैंने एक लड़की से कहा कि बहन, प्लीज़ मुझे भी मेरे घर तक छोड़ दो, मैं कैसे घर जाऊंगी? मेरा घर बहुत दूर है। तभी उस लड़की ने मुझे धक्का देते हुए कहा कि तुम जैसे गरीब को हम अपनी गाड़ी के पास भी ना आने दे। बैठाना तो बहुत दूर की बात है। जब तुम्हारी औकात नहीं है तो इतनी बड़ी कंपनी में काम क्यों करती हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं काफ़ी दुखी हो गई और मन में सोचने लगी कि गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है और भगवान ने अगर मुझे गरीब बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन फिर अमीर लोग के चोंचले कुछ समझ में आते नहीं है। इन लोगों के पास धन हो जाता है तो आसमान को छूने लगते हैं और किसी गरीब की मजबूरी को नहीं समझते। तभी मैंने देखा कि हर रोज़ जो लड़के मेरे साथ गंदी हरकतें करते हैं वह मेरे पीछे आ खड़े हुए और गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं बिना बोले वहाँ से चल पड़ी और सड़क के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। तभी मैंने देखा कि कुछ लड़के मेरे पीछे ही आ गए और उसमें से एक लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैंने काफ़ी कोशिश की थी चिल्लाने की और हाथ पैर भी मारने लगी, लेकिन मैं उन लोगों के सामने बेबस थी। वह लोग मुझे एक जंगल के अंदर लेकर गए। वहां जाकर वह लोग बारी बारी से मेरे शरीर को नोचने लगे, दरिंदों की तरह मेरे पूरे शरीर को खाने लगे और मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे। मैं दर्द के मारे कराह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन बचाएगा। मैं बार बार भगवान को भी पुकार रही थी, लेकिन आज तो भगवान भी मेरी नहीं सुने और उन दरिंदों ने मेरे को नोच डाला और मुझे खून से लथपथ उसी हालत में वहाँ पर छोड़कर जाने लगे। तभी मेरी नज़र उनके एक साथी पर पड़ी जिसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। दूर एक पत्थर पर बैठा सब नज़ारा देखे जा रहा था और देखकर हंस रहा था। कभी वह ताली बजाता तो कभी अपने पैरों को मारता। ऐसे खुश हो रहा था जैसे मानो कोई फिल्म चल रही हो और उसमें कॉमेडी सीन आ गया हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार मुझे बना लिया तो यह क्यों नहीं बना रहा है और ऊपर से हंस भी रहा है। तभी इन दरिंदों में से एक लड़के ने जाकर उनके पीठ को थपथपाया और बोला कि काम हो गया है, चलो चलते हैं। वह हंसते हुए उनके साथ चला गया। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस दर्द भरी हालत में वही पटक कर जाने लगे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने भारी भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे टूटा जा रहा था। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। मेरे दिल से उन दरिंदों के लिए इतनी बद्दुआएं निकल रही थी कि कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। इन लोगों ने मेरे साथ जो किया था उसकी सज़ा तो उन लोगों को ज़रूर मिलेगी। मैं नहीं तो भगवान उन लोगों को उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। मैं खून से लथपथ घर आ पहुंची, लेकिन मैं मेरी माँ को यह बात नहीं बताना चाहती थी और ना ही उन्हें महसूस होने देना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरी माँ मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और जाकर अपने कपड़े बदले और माँ के पास आकर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपने दर्द को अंदर ही छुपाए रखा। मैंने अपनी माँ को जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं किन हालातों से गुजर कर आई हूँ। तभी मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि क्या हुआ, मेरी बच्ची बड़ी उदास लग रही है। मैंने कहा नहीं माँ, कोई बात नहीं है,
दरअसल पूरा दिन और इतनी रात तक काम करती रही, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर थकान आ गई है। तभी मेरी माँ को मेरे हाथ और गर्दन के पास खरोच के निशान दिखाई दिए, तो वह कहने लगी, यह निशान कैसे है? मेरा बहुत मन हुआ कि मैं माँ को सारी बात बता दूँ और उनके सामने जी भर कर रो लूँ, ताकि मेरे अंदर का पूरा दर्द बाहर निकल जाए और मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ इस दर्द में पड़ जाए, क्योंकि अगर उन्हें यह सब पता चलता तो वह अपने आप को जिंदा नहीं रख पाती। इसलिए मैंने माँ से कहा कि माँ, कुछ नहीं, रास्ते में आते वक्त कुछ जानवरों को कांटों के अंदर उलझा देखा तो उनको वहाँ से निकालने लग गई। इस वजह से वह कांटे मेरे बदन को लग गई और यह निशान बन गए। तभी मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला कि बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने। तू तो मेरी प्यारी और लाडली बेटी है। इतनी रात को इतने थके होने के बावजूद भी जानवरों की मदद की। अब तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सोने का बहाना बनाकर कमरे में आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मेरे अंदर इतना दर्द भरा हुआ था कि अगर मैं किसी को बताने बैठती तो सामने वाला भी रो देता। आज मैं अपनी ज़िंदगी के वह पल जी रही थी जिनके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा मैंने आज तक नहीं सोचा था। मेरे मन में हमेशा से यही था कि हम गरीब हैं और 2 वक़्त का खाना अपनी मेहनत करके खाएँगे और अपनी खुशी से रहेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। मुझे बार-बार अपने ऊपर हैरत हो रही थी कि इससे अच्छा तो मैं लोगों के घरों में बर्तन साफ़ कर लेती थी और कम से कम और खुद को सुरक्षित रखती थी। लेकिन जब से मैंने बाहर निकल कर देखा, तो मुझे असली दुनिया का पता चला। कुछ मर्द अपनी हवस के कारण किसी भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आई। क्या उनके घर में माँ-बहन नहीं है, जो उन्होंने मुझे इस तरह नोच खाया है? मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी और ऊपर से बदनामी का डर, क्योंकि वह लोग अमीर थे और अमीर लोगों को तो कोई खतरा नहीं होता है। अब मुझे समझ आ गया था कि जीवन में पैसा होना कितना ज़रूरी है। गरीब लोगों को तो हर कोई अपना शिकार बना लेते हैं। अगर पैसा पास में होता तो मुझे शायद इस तरह से इस चीज़ का शिकार नहीं होना पड़ता। मैं भी उन लड़कियों की तरह गाड़ी में बैठकर घर आती और उसके अंदर में सुरक्षित रहती। मैंने इन सब बातों को भूल जाने का फैसला किया और दोबारा उस कंपनी में नहीं जाने का सोचा। मैंने दूसरे दिन अंकल के पास जाकर बोल दिया कि मुझे उस कंपनी में काम नहीं करना है। तभी अंकल कहने लगे कि क्या हुआ मुस्कान, अभी तो तुम्हारे पास पैसे जमा होने शुरू ही हुए थे। मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसे पैसों का क्या, जिससे मुझे अपनी इज्जत की नीलामी करनी पड़े। इतने दिन मुझे खुशी थी कि मैं एक अच्छा काम करने लगी हूँ। अब हमारा घर अच्छे से चलने लगा है और कुछ पैसे भी पास में जमा होने लगे हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक काली रात ऐसी आएगी जो मेरा सब कुछ छीन लेगी। खैर, मैंने कोई बहाना बनाकर अंकल से बोल दिया कि मुझे नहीं जाना है, आप अपने दोस्त से कह दीजिएगा। तभी मैं लोगों के घरों में फिर से झाड़ू पोछा का काम करने लग गई और उसी में खुश हो गई। अब इस बात को गुजरे 2 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं माँ के पास बैठी थी, तो मुझे उस लड़के का ख्याल आया, जो उस रात जब मेरे साथ गलत हो रहा था, तो वह पत्थर पर बैठा हँसे जा रहा था। अब उसका ख्याल पूरे मन में दौड़ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसने मुझे छुआ क्यों नहीं? वह तो मर्द ही था ना, क्या उसके अंदर हवस नहीं जागी? लेकिन वह ऐसे क्यों हँस रहा था? पहले तो मुझे लगा कि कहीं उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वह ठीक नहीं होता तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कैसे करता और वह दरिंदे उसे अपने पास कैसे रख लेते। उसे तो कब के भगा देते। फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है उन्हीं की कोई साजिश हो। मैं उस दिन को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उस लड़के की हंसी बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं चाहकर भी उसको नहीं भुला पा रही थी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। एक दिन मैं अपनी मम्मी का चेकअप करवाने अस्पताल लेकर गई। वहाँ से वापस लौटते समय मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी थी, जो उस रात सब नज़ारा देखकर हंसे जा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके पीछे जाने लगी, तो मैंने देखा कि उसके साथ एक औरत थी। मुझे नहीं पता वह कौन थी। मैं उस लड़के के पास जाकर खड़ी हुई और उसे गौर से देखने लगी। उस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा।
जो उसके साथ खड़ी थी, और वह कहने लगी कि ये मेरा बेटा है। पिछले कुछ महीनों से इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने उस औरत से पूछा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कैसे करता है? तो उसने कहा, बेटा तुम इसे कैसे जानती हो और तुम्हें कैसे पता कि यह एक बड़ी कंपनी में काम करता है? मैंने कहा कि मैं भी उस कंपनी में काम करती थी, लेकिन किसी वजह से मुझे यह काम छोड़ना पड़ा। तभी उसकी माँ कहने लगी कि यह कंपनी में काम कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन कभी कभी अचानक इसे पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे तो यह ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी इसका दिमाग इस कदर खराब हो जाता है कि यह पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। बेटा, अब इतनी बात बता ही दी है तो तुझसे और क्या छुपाना। उसके बाद जो उस औरत ने मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह औरत रोते हुए कहने लगी कि मेरी एक बेटी थी, लेकिन 6 महीने पहले कुछ गुंडों ने मेरी बेटी की इसी के सामने इज्जत लूट ली और उसके बदन को नोच नोच कर खा गए और उसे मार डाला। तभी से यह ऐसा हो गया है। जब तक यह दवाई लेता है तब तक ठीक रहता है। जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो वह इस कदर करने लगता है जैसे उसके दिमाग में कोई बात दौड़ रही हो। तभी मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि वह उस दिन क्यों हंसे जा रहा था। शायद उसे मुझ में अपनी बहन दिखाई दे रही होगी और उसके दिमाग में फिर से कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसकी वजह से यह हंसने लगा था और पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। फिर मैंने उसकी माँ से कहा कि क्या उन दरिंदों को पकड़ा नहीं गया? तो उसकी माँ कहने लगी कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है और मेरा बेटा भी ठीक नहीं है। अगर यह ठीक हो जाता तो यह सबूत और गवाह दोनों बन सकता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकूं। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस इंसान का इलाज करवाऊं और यह मेरे साथ जो हुआ था उसकी भी गवाही दे देगा। अब मेरे अंदर एक जुनून जाग चुका था कि उन दरिंदों को ऐसे ही नहीं घूमने दिया जा सकता है। उन्होंने मुझे शिकार बनाया, आगे किसी और लड़की को बनाएंगे। फिर मैंने सारी बातें मैं जिनके घर काम करती थी उनको बताई। उन्होंने कुछ पैसे की मदद कर दी। मैंने उस लड़के का इलाज शुरू करवा दिया और भगवान की कृपा से उसका दिमाग अब बिल्कुल सही हो गया। ठीक होने के बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उस समय मेरी हालत सही नहीं थी। अगर मैं नॉर्मल होता तो तुम्हें ज़रूर बचाता। फिर मैं उस लड़के के साथ पुलिस स्टेशन गई और हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने हमारी बात को बड़ी ही गहराई से सुनी और तुरंत ही उन दरिंदों को पकड़ लिया। उस लड़के ने गवाही दी और सबूत भी दिया कि वह उस वारदात के समय में मौजूद था। उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल गई। उस दर्द से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि मुझे इंसाफ मिल चुका था और उसकी बहन की गुनहगारों को भी सज़ा मिल गई थी और वह लड़का अब पूरी तरह से ठीक है।